जो भी साथी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो कि आरपीएफ लेवल के हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो भगवान यम बात कर रहे हैं। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है चंद्रगुप्त राजा की कहानी। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। साथियों, अगर आपसे एग्जाम पूछे कि मुद्रा राक्षस की रचना किसने की है, तो नाम ध्यान रखेंगे, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकट चलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान का एक रूप है। तो ये हिंदू भगवान विष्णु का रूप माने जाते हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी हुई है? तो बाबर की आत्मकथा बाबरनामा जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, ये ध्यान रखेंगे। और बाबरनामा नाम से जानी जाने वाली पुस्तक का मूल शीर्षक जो कि तुजुक ए बाबरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिनगनाडु कहा जाता था? तो ये कहा जाता था कोल्लम शहर को। ए राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, ए नेशन इज मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वल्लभ भाई पटेल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एमजी रानाडे या गोपाल कृष्ण गोखले? तो ए नेशन इज मेकिंग पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? कौन से अधिवेशन में की थी? तो कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ था, यहाँ पर की थी। यहाँ पर पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा, ये ध्यान रखेंगे। लाहौर अधिवेशन जो कि 1885 में, तो लाहौर अधिवेशन 1929 इसकी बात करते हैं। लाहौर अधिवेशन 1929, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, और इसीलिए 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था और इसीलिए 26 जनवरी को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। अगला क्वेश्चन है, बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया था। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इनके कार्यकाल में राजा राम मोहन राय की मदद से अधिनियम 17 के द्वारा सन 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोजगार के तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है? सूती कपड़े का उत्पादन, कृषि, वानिकी या फिर शिक्षण? तो रोजगार का तृतीयक क्षेत्र जो कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और सेवा क्षेत्र इसमें शिक्षण का कार्य है। तो राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। अगर इसका समय काल पूछे क्या था, तो 1985 से लेकर 90 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना चली थी, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये अल सल्वाडोर बन गया है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नहीं थे? तो आरबीआई के गवर्नर इनमें से कभी भी जो कि के कस्तूरीरंगन नहीं थे। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटे की परिभाषा क्या होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता
यही राजकोषीय घाटे की परिभाषा होती है। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। साथियों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशंस का चला जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी लगभग कितनी है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित औसत दूरी जो कि लगभग 14,96,00,000 किलोमीटर है। तो 14,96,00,000 किलोमीटर 14.96 इंटू 10⁻7 किलोमीटर है। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह शैलों की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। तो पेट्रोलॉजी इसे कहते हैं। राइट ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीपीय राज्य श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित है। मलक्का जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य या होर्मुज जल डमरू मध्य। तो पाक जल डमरू मध्य जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित एक जल संधि है, पाक जल डमरू मध्य। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन कौन सा है? तो अमेजन बेसिन जो कि विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन है। राइट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें कौन सी फसलें होती हैं? तो ये फसलें फलीदार फसलें कहलाती हैं। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न, भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? धौलाधर पर्वतमाला, नल्लामाला पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला या जास्कर पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला जो कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, ठीक है, और हिमालय सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, ये ध्यान रखेंगे। तो राइट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। अरावली पर्वत की अगर सर्वोच्च चोटी पूछे कौन सी है, तो ये गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बारी दोआब निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये ब्यास और रावी नदियों के बीच का जो क्षेत्र है ये बारी दोआब कहलाता है। तो राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। और आप लोग महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे कि झेलम और चिनाब के बीच का क्या कहलाता है? तो झेलम और चिनाब के बीच का जो क्षेत्र है वो चाज दोआब कहलाता है। ब्यास और रावी के बीच का जो क्षेत्र है, तो ब्यास और रावी के बीच का ये तो बारी क्षेत्र कहलाता है। और रावी और चेनाब के मध्य जो है, तो रावी और चेनाब के मध्य जो कि रचना दोआब कहलाता है, ठीक है, रचना दोआब। और ब्यास नदी और सतलज के बीच जो है ये बिष्ट दोआब कहलाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्यास और सतलज के बीच बिष्ट दोआब, रावी और चेनाब के बीच का दोआब रचना दोआब, चेनाब और झेलम के बीच ये चाज दोआब, ब्यास और रावी के बीच ये बारी दोआब कहलाता है। तो राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिली भवन शब्द इनमें से किस भौगोलिक घटक से संबंधित है? तो शिली भवन जो कि शब्द चट्टानों के निर्माण से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो मैंग्रोव लवण सहिष्णु जड़ी होते हैं, सही है ये। वे हिमांक तापों को सहन नहीं कर सकते हैं, ये भी सही है। मैंग्रोव वन तटरेखा को बनाए रखते हैं और अपरदन को कम करते हैं, ये भी सही है। मैंग्रोव वृक्ष ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो डी ही इसका सही नहीं है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल का सुंदर वन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कौन सा है? तो भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन है और 70 डिवीजन है, लेकिन पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय यहाँ पर पूछा गया है, तो ये हो जाएगा हाजीपुर जो कि बिहार में है। डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो ये अनुच्छेद 43 के अंतर्गत किया गया है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 से, जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट किसके समक्ष पेश किया जाता है? तो किसी भी राज्य का बजट जो कि लोकसभा के समक्ष पेश किया जाता है। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो ये संसद को प्राप्त होता है। डी राइट ऑप्शन है। संसद जिसके 3 प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं? तो पहला अंग जो कि राष्ट्रपति होता है, दूसरा लोकसभा होता है और तीसरा राज्यसभा। इन 3 अंगों से मिलकर भारतीय संसद बनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 155 जो कि किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। डी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार नामक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो ये यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है जिसे निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो इसे 24वां संशोधन अधिनियम इसके द्वारा स्थापित किया गया है जो कि 1971 में हुआ था। तो राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। अभी तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कितने हो चुके हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करों, टोल और शुल्क की शुद्ध आय का वितरण और निर्धारण जो कि राज्य वित्त आयोग के अधीन आता है। ये इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बोहांग बिहू है जो कि असम में फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है। बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण होता है। तो इसमें भगवान कृष्ण के कथा प्रसंगों का चित्रण होता है। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। विश्व टीबी दिवस किस तारीख को हर साल मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस या टीबी दिवस मनाया जाता है। राइट ऑप्शन सी है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगी। आप लोग बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी मुख्यालय इसका स्थापना हुई है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की ये तारीख आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ISS किसका संक्षिप्त रूप होता है? तो ISS जो कि संक्षिप्त रूप होता है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कौन सा इसमें होगा? यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। राइट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो ये फ्रेंच ओपन एक ऐसा टेनिस टूर्नामेंट होता है जो कि मई के अंत तथा जून के शुरुआत के 2 सप्ताह के मध्य पेरिस फ्रांस के रोलैंड गैरास में खेला जाता है। तो रोलैंड गैरास का राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। वॉलीबॉल खेल में स्पाइक के नाम से भी जाना जाता है। तो स्पाइक के नाम से स्मैश को भी जाना जाता है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप खेल से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो डूरंड कप का संबंध जो कि फुटबॉल से है।
राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कौन सा दिन मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, इसलिए विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाते हैं। राइट ऑप्शन ए है यहाँ पर। युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? मोगादिशु, कंपाला, लुसाका, बुलेंगो। तो युगांडा की राजधानी जो कि कंपाला है, राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न, दबाव की एसआई मात्रक क्या कौन सी होती है? तो दबाव की एसआई इकाई या मात्रक जो कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, राइट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण कौन सा बनेगा? कह रहा 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर तक विस्थापित कर देता है, यानी कि 20 न्यूटन का एक बल, ये कोई वस्तु है, 20 न्यूटन का बल इस पर लग रहा है और ये 2 मीटर तक विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है इसके लिए। तो इसका कौन सा एंगल हो जाएगा? तो F इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 20 न्यूटन, ठीक है, और D इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर और W इक्वल टू हो जाएगा 20 जूल और कार्य W बराबर F डॉट D कॉस थीटा। फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 20 इक्वल टू 20 गुणे 2 और गुणे कॉस थीटा। तो 20 इधर हो जाएगा आपका 20 दूनी 40, यानी कि इधर बचेगा 20 से कट जाएगा तो 1 रह जाएगा इधर और 2 कॉस थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 अगर करेंगे तो कॉस थीटा ये किसका मान होता है? तो ये 60 डिग्री का मान होता है। इस प्रकार 60 इसका आंसर आ जाएगा। राइट ऑप्शन ए है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी प्रणोद और भार में प्रयुक्त होते हैं, तो ये विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, बी राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? सीसा, ब्रोमीन, सोना या सिलिकॉन। तो इनमें से उपधातु कौन सी है? तो ये सिलिकॉन है, डी राइट ऑप्शन है। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है जिसमें कुछ भी नहीं होता है, कुछ न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? तो 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ये तनु सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? तो ये रेजिन और गोंद को संग्रहित किया जाता है, बी राइट ऑप्शन है। मनुष्यों में संतान का लिंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? मातृ और पितृ दोनों गुणसूत्रों के द्वारा, मातृ गुणसूत्र के द्वारा, ऑटोसोम के द्वारा या पितृ गुणसूत्र के द्वारा। तो मनुष्यों में संतान का लिंग निर्धारण जो कि वह प्रक्रिया होती है जो माता पिता से प्राप्त लिंग गुणसूत्र के संयोजन पर निर्भर करती है, तो पितृ गुणसूत्र यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। मनुष्यों में लिंग निर्धारण जो कि पुरुष गुणसूत्र के द्वारा होता है, तो डी इसका राइट ऑप्शन होगा। कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी? हैंडबॉल, तो हैंडबॉल में जिस प्रकार 7 खिलाड़ी होते हैं उसी प्रकार फील्ड हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन जिसके अंतर्गत आरपीएफ कांस्टेबल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कराया गया प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद साथियों।